नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 3.1। जैसे कि अब तक आप चैप्टर 1 कर चुके हो रिवीजन, और फिर उसके एमसीक्यू कराया था मैंने। चैप्टर 2 कर चुके हो और फिर उसका मैंने आपको एमसीक्यू कराया। ऐसे ही बच्चों मैं हर चैप्टर कराऊंगा, आपको 1 बाय 1 चैप्टर रिवाइज कराऊंगा और फिर उस चैप्टर के एमसीक्यू कराऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा। तो आज से हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर जैसे ही एंड होगा उसके बाद मैं आपको चैप्टर 3 के भी एमसीक्यू कराऊंगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ और समझ सको कि एग्जाम कैसा आएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। आफ्ताब टेल हिज डॉटर। आफ्ताब जो है वो अपनी डॉटर से कहता है। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक आफ्ताब है एक डॉटर है। तो आफ्ताब को हम एक्स मानेंगे, डॉटर को हम वाई मानेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो हिंदी मीडियम में लिखा होगा आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। यहाँ आफ्ताब होगा और यहाँ पुत्री होगा। तो आफ्ताब को आप एक्स मानना, पुत्री को आप वाई मानना। तो हिंदी मीडियम परेशान ना हो, मैं हिंदी में भी बोलूँगा आपके लिए। आफ्ताब आपके लिए एक्स है, डॉटर आपके लिए वाई है। 7 years ago, 7 साल पहले। देखिए 7 years ago, 7 साल पहले। तो बच्चों किसी भी क्वेश्चन में अगर एगो दिया हो यानी पहले की बात करो, तो आप खुद दिमाग लगाओ कि एगो में आपकी एज कम होगी ना, 7 साल पहले। 7 years ago, मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि ये व्यक्ति जो है वो आफ्ताब है और ये उनकी पुत्री है। ये हमारे लिए एक्स है और ये हमारे लिए वाई है। अब आपसे कह रहा है 7 years ago, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले x में से भी 7 माइनस करोगे और y में से भी 7 माइनस करोगे, क्योंकि 7 साल पहले दोनों की एज 7 ईयर माइनस कर देंगे। I was 7 टाइम। आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए आपको जो डॉटर की एज है उसकी मल्टीप्लाई 7 से करनी है। डॉटर कौन है? वाई। तो वाई की मल्टीप्लाई 7 से करनी है। क्यों? क्योंकि हमें इक्वल करना होता है, इक्वेशन बनाना होता है, इक्वल करना होता है। इक्वल कब होगा? जब जो बेटी है, पुत्री है, उसकी मल्टीप्लाई 7 से होगी। क्योंकि ये तो ऑलरेडी बड़े हैं, ये पिताजी है, आफ्ताब जो है वो पिताजी हैं, तो इनकी एज तो ऑलरेडी बड़ी है। तो हम डॉटर यानी पुत्री की एज की मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों जो है वो इक्वल हो जाए। तो 7 ईयर एगो हमने 7 माइनस कर दिया। आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड यू। मैं तुमसे 7 गुना था। तो इसकी मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, डॉटर की मल्टीप्लाई 7 से, ताकि दोनों इक्वल हो जाए। यहां पर हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। x माइनस 7 इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई y से करोगे 7y बनेगा। 7 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे 49 आएगा। x माइनस 7 इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाओगे तो माइनस का 7y, इसको भी लेफ्ट हैंड पे लाओगे तो साइन चेंज हो गया, प्लस का 49 इक्वल टू 0। x अकेला है कोई दिक्कत नहीं है, y भी अकेला है कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए माइनस के 7 सोल्जर है, इसे बोलते हैं माइनस के 7 सोल्जर। ये माइनस के 7 सोल्जर है और ये प्लस के 49 सोल्जर है। तो माइनस के 7 और प्लस के 49 दोनों को जब ऐड करोगे तो प्लस का 42 बचेगा, क्योंकि प्लस का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो माइनस के 7 और 49 जब लड़ाई होगी तो प्लस वाले जीतेंगे 42 से, इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। इक्वेशन नंबर 1 आपने बना दिया। नाउ अगला पार्ट पढ़िए। ऑल्सो, यहां से ऑल्सो यानी सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। तो बच्चों की बात बताइए, 3 साल बाद x जो आज x है, लेकिन 3 साल बाद तो ये x प्लस 3 हो जाएंगे और जो y है वो y प्लस 3 हो जाएंगे। ये पिताजी हैं तो 3 साल बाद x प्लस 3, ये पुत्री है, ये डॉटर है तो y प्लस 3। अब दोनों को आपको इक्वल करना है, बराबर करना है। तो पिताजी जो फादर है और जो पुत्री है, बेटी है, ये दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते। पुत्री तो पुत्री रहेगी चाहे 3 साल बाद ही हो। तो हमें इसकी मल्टीप्लाई करना है जो नंबर आपसे बोला जाएगा। आई शैल बी 3 टाइम, मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। 3 टाइम्स, 3 टाइम मतलब 3 गुना। तो पुत्री की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। कोई पूछा आपसे यहां मल्टीप्लाई क्यों करा, तो बताना डॉटर जो है वो छोटी है और हमें इक्वल करना होता है इक्वेशन में। इक्वल करने के लिए हमें छोटे वाले की मल्टीप्लाई करनी होती है ताकि दोनों पार्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। x प्लस 3 की जगह x प्लस 3, 3 की मल्टीप्लाई y से करोगे 3y आएगा। 3 3 9 आ गया। x प्लस 3 प्लस का आपका माइनस आ गया, प्लस का आपका माइनस आ गया, इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की जगह x, माइनस का 3y, प्लस के 3 में 9 माइनस करोगे, प्लस के 3 में 9 माइनस करोगे तो माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपके पास 2 इक्वेशन बन गया। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन चुका है। अब आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि
आपसे रिप्रेजेंट सिचुएशन जो अलजेब्रिकली, आपको अलजेब्रिकली की रिप्रेजेंट करना है, तो ये इसे बोलते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। आपने जो इक्वेशन बनाया यही आपका अलजेब्रिक की रिप्रेजेंटेशन है, दो इक्वेशन बना दिया। और कह रहा है ग्राफिकली, तो ग्राफ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पेपर एमसीक्यू है, आपका पेपर एमसीक्यू है, और एमसीक्यू में ग्राफ बनाने को तो आ नहीं सकता, इसलिए हम यहीं पे छोड़ देंगे। हमारा काम था इक्वेशन बनाना, हमने इक्वेशन बना दिया। ग्राफ नहीं आएगा पेपर में बनाने के लिए, क्योंकि पेपर आपका एमसीक्यू है। हाँ, ये हो सकता है कि ग्राफ बना हुआ आ जाए, आपको आइडेंटिफाई करना हो, तो ग्राफ बना हुआ आ गया और आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है, ये आपने 9th में भी सीखा है। तो हम यहीं छोड़ देंगे, हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं एमसीक्यू के पर्पज से, जो आपके एग्जाम होने वाला है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के कोच हैं, वो 3 बैट खरीदते हैं और 6 बॉल। तो जो बैट है वो आपके लिए एक्स है, और जो बॉल है वो आपके लिए वाई है। जो बैट है, बल्ला है, वो आपके लिए एक्स है, और जो बॉल होगा वो आपके लिए वाई होगा। समझिए, मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक हो रही है बैट की बात। मान लीजिए आप बैट लेने गए, तो आपके लिए बैट जो है वो एक्स है, और आपके लिए बॉल जो है वो वाई है। ये आपके लिए एक्स हो गया, ये आपके लिए वाई हो गया। बैट और बॉल, एक्स और वाई। अब आपसे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि आपने 3 बैट खरीदे। 3 बैट का मतलब आपने 3x खरीदा, और फिर 6 बॉल खरीदे, तो प्लस का 6y। दो चीज आपने खरीदी, 3 बैट और 6 बॉल। 3 बैट और 6 बॉल दोनों मिलाकर आपने पैसे कितना खर्च करा? 3900। तो ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, लेटर मतलब बाद में, सेकंड पार्ट हो गया शी बाई अनोदर बैट। अब यहां के बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अनोदर मतलब एक और, अनोदर मतलब होता है एक और। तो एक बैट खरीदा था, आप 1x लिख सकते हो। और 1x क्यों लिखोगे? x के साथ 1 तो लिखता नहीं है, तो आप केवल x लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। प्लस 3 मोर बॉल, 3 और बॉल खरीदा, तो प्लस का 3y। और पैसे कितने लगे? तो सेम काइंड के लिए आपको 1300 रुपये खर्च हुए, 1300। तो इक्वल टू में 1300, ये आपका सेकंड बन गया। तो आपका काम था इक्वेशन बनाना। अब इसमें भी आपसे यही कह रहा है कि आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली। तो हम ग्राफिकली नहीं करेंगे, ज्योमेट्रिकली नहीं करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू पेपर में ग्राफ नहीं आ सकता बनाने के लिए। तो केवल इक्वेशन बनाने पे ध्यान दीजिए। आपका इक्वेशन बन गया। हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 3.3 से। मैं आपको बताऊंगा इन टाइप के इक्वेशन कैसे सॉल्व होते हैं एलिमिनेशन मेथड से, एक्सरसाइज 3.3 में। अभी हम केवल इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं पहले एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल, देखो एक तो एप्पल्स है, एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, एक ग्रेप्स है, ठीक है। एक बात हो रही है एप्पल की कि भाई आप एप्पल खरीदने गए, और एक बात हो रही है ग्रेप्स की। तो जो सेब है आपके लिए, ये आपके लिए x है, और जो अंगूर है आपके लिए y है। ये आपके लिए x है, ये आपके लिए x है, और जो ग्रेप्स है आपके लिए, जो अंगूर है आपके लिए, ये आपके लिए y है। ये x हो गया, ये y हो गया। अब आपने क्या करा? तो 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल का मतलब है 2x, 2x, और 1 kg ऑफ ग्रेप्स का मतलब है 1y। 1 लिखते नहीं इसलिए y, 1 के साथ y नहीं लिखेंगे। और पैसे कितने लगे आपको? 160, 160 रुपए लगे। तो इक्वल टू में 160, ये आ गया पहला इक्वेशन। उसके बाद आफ्टर मतलब सेकंड केस शुरू हो गया। अ मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 kg एप्पल, एप्पल आपका x था, तो 4x आपने खरीदा, एंड 2 kg ऑफ ग्रेप, 2 kg ऑफ ग्रेप का मतलब है 2y। पैसे कितने लगे? 300, इक्वल टू में 300, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यहां भी आपको ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफ पूछ रहा है, बट ग्राफ आप नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि ग्राफ एमसीक्यू पेपर में नहीं आएगा। हम जो यहाँ कर रहे हैं तैयारी, वो एमसीक्यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें केवल ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए, जो हमने बना लिया। इसके बाद आप देख सकते हो कि तीनों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट का इक्वेशन बना लिया, सेकंड का भी बना लिया, थर्ड का भी बना लिया। ऐसे ही बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज, अगला एक्सरसाइज 3.2। और 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें भी आपको केवल क्या करना है, ग्राफ बनाना है पहले, फिर उसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन मैं आपको बाद में सिखाऊंगा अगले एक्सरसाइज से। अभी मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ ग्राफिकली बनाने के लिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट आपसे क्या कहता है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं क्लास 10th के, टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, मैथमेटिक्स के क्विज में भाग लेते हैं। 10 बच्चे हैं बच्चों। अगर आप हिंदी मीडियम में तो ध्यान देना, 10 विद्यार्थी
क्लास 10th के मैथमेटिक्स क्विज में भाग लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी दो चीजों की बात हो रही है, एक है गर्ल्स और एक है बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो होगा वो x होगा और नंबर ऑफ बॉयज जो होगा y होगा। गर्ल्स को हम मान लेंगे x, नंबर ऑफ गर्ल्स x है और नंबर ऑफ बॉयज जो है वो y है। अब एक बात बताइए, ये 10 स्टूडेंट है ना, यानी अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को ऐड कर दूंगा तो 10 स्टूडेंट ही तो आएंगे। x कौन है? गर्ल्स हैं। y कौन है? बॉयज हैं। x है लड़कियां और y है लड़के। तो लड़कियों और लड़कों को जो प्लस करूंगा तो बच्चे कितने हैं? 10, तो इक्वल टू में 10। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब दोबारा पढ़ते हैं यहां से, फुल स्टॉप की बात। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, मान लीजिए ये सभी गर्ल्स का ग्रुप है, ठीक है, ये जो गर्ल्स हैं ये 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, ये 4 ज्यादा हैं बॉयज से। गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंस जो है वो 4 बच्चों का है। ये समझ में आएगा माइनस क्यों आया? क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज में 4 बच्चों का डिफरेंस है, 4 बच्चों का अंतर है। अंतर मतलब माइनस। लड़कियां ज्यादा है, लड़के कम हैं। तो दोनों में फर्क कितने का है? दोनों में डिफरेंस कितने बच्चों का है? दोनों में डिफरेंस है 4 बच्चों का। तो डिफरेंस को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का टोटल क्या है? तो 10, और दोनों में डिफरेंस क्या है? तो 4। तो ये बन जाएगा आपके 2 इक्वेशन। पहले का पहला पार्ट आपको केवल इक्वेशन बनाना है, क्योंकि आपको सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, और मैं आपको बता चुका हूं कि एमसीक्यू में ग्राफ नहीं पूछा जा सकता आपसे, तो ग्राफ की टेंशन मत लेना। 5 पेंसिल, एक पेंसिल है, 7 पेन और पेन है, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये आपके लिए x हो गया, ये आपके लिए y हो गया। तो 5 पेंसिल को लिखेंगे 5x, और 7 पेन को आप लिखोगे प्लस का 7y। 5 पेंसिल हो गया 5x, 7 पेन को आप लिखोगे 7y। टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, दोनों मिला के 50 रुपए का है, तो ये हो गया 50, इक्वेशन 1। ये पेंसिल ये पेन दोनों मिला के 50 रुपीज। आगे वेयर एज दूसरा केस यहां शुरू होता है। 7 पेंसिल इट मीन्स 7x, 7 पेंसिल मीन्स 7x प्लस 5 पेन मीन्स 5y। 7 पेंसिल और 5 पेन दोनों मिला के जो कॉस्ट है वो टुगेदर 46 रुपए का है, तो इक्वल टू 46 रुपीज। ये आ गया सेकेंड। तो पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, 2 इक्वेशन आपने बना लिए, आपका काम खत्म हो गया। नाउ यहां से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं जो अभी हम करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 समझ लो, क्योंकि इसमें भी इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने का काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम इक्वेशन बनाने का काम कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक आयताकार गार्डन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। आयताकार गार्डन, सर रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है? देखिए, हमने बचपन से पढ़ा है कि ये होता है रेक्टेंगल, जिसमें एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ, एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई, हम सब ने पढ़ा है। और इसका पैरामीटर होता है 2l + b, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, आप सब ने पढ़ा होगा। लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, और पैरामीटर होता है 2l + b, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। पैरामीटर ये आप सबने पढ़ा होगा, परिमाप का फॉर्मूला। अब आपसे कहा जा रहा है कि हाफ द पैरामीटर, पैरामीटर का आधा, ये पैरामीटर है ना, इसका आधा, तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल ये बचेगा l + b, समझ लो। हाफ द पैरामीटर, हिंदी बोलते हैं आधा परिमाप, अर्ध परिमाप। हाफ द पैरामीटर, पैरामीटर का आधा, परिमाप का आधा। परिमाप ये था 2l + b, आधा मतलब 2 से डिवाइड, तो 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो l + b। हमने लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया, तो हाफ पैरामीटर जो दे रखा है वो आपको दे रखा है जिसका लेंथ 4 ज्यादा है ब्रेथ से, और पैरामीटर आपको आधा पैरामीटर 36 दिया हुआ है। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, इज 36। ये 36 है, आधा परिमाप है, हाफ पैरामीटर है, तो इक्वल टू 36। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ एक चीज और आपसे कह रहा है कि लेंथ जो है वो 4 ज्यादा है ब्रेथ से, लेंथ 4 ज्यादा है ब्रेथ से। ये अगर ये आपसे कहा जा रहा है
कि लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ। लेंथ कौन है? लेंथ आपने x माना था, और ब्रेथ कौन है? ब्रेथ आपने y माना था। लेंथ 4 ज्यादा है ब्रेथ से, तो ये उसी प्रकार तो हो गया कि लड़कियां 4 ज्यादा है लड़कों से। लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ, लेंथ 4 ज्यादा है ब्रेथ से। अभी तो मैंने कराया था जिसमें गर्ल्स जो थी वो x थी, बॉयज जो थे वो y थे, दोनों में फर्क जो था वो 4 का था। तो यहाँ पे बात तो वही है ना कि लेंथ 4 ज्यादा है y से, तो दोनों में जो डिफरेंस है लेंथ और ब्रेथ में वो कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। ये बन गया 200 इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास दोनों इक्वेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्यों नहीं करना? क्योंकि आपको अपनी तरफ से एग्जांपल देना है, तो एमसीक्यू में अपनी तरफ से एग्जांपल तो पूछ नहीं सकता कभी भी। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ड्रॉ द ग्राफ है, ग्राफ बनाने के लिए आ नहीं सकता एमसीक्यू में। मेरी बात समझ रहे हो? पहला ऑब्जेक्टिव समझो, हमारा एग्जाम का मोटिव है यहाँ पर। हम रिवीजन क्यों कर रहे हैं? हम एमसीक्यू एग्जाम का रिवीजन कर रहे हैं। तो ये आ नहीं सकता, ये आ नहीं सकता, और 5 हमने कर लिया। 5 6 7 खत्म, 6 7 कैंसिल हो गया, 5 हम कर चुके हैं। अब बच्चे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 करने के लिए हमें एक रूल आना चाहिए, और ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो मैं आपको रूल बता रहा हूँ, पहले रूल समझिए। ये आप सबने पढ़ रखा होगा, बस एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूँ जल्दी जल्दी। ये रूल आप याद कर लीजिए। पहला रूल, A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। दूसरा रूल, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2, पढ़ा होगा आपने। थर्ड, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये 3 रूल आपको पता होना चाहिए। पहले रूल के 3 मतलब होते हैं, या तो इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, या तो आप इसे इंटरसेक्टिंग लाइन बोलोगे, या आप इसे यूनिक सॉल्यूशन बोलोगे। यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, यूनिक यानी एक सॉल्यूशन, या फिर इसे कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट होता है, हिंदी बोलते हैं। पहले केस को या तो आप प्रतिच्छेदी रेखा बोलोगे, पहला वाला केस, या तो प्रतिच्छेदी रेखा बोलिए, या आप बोलोगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल, या आप इसे बोलोगे संगत। पहले के 3 मतलब होते हैं, पहले के 3 मतलब होते हैं। ये जो दूसरा केस है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, इसके भी 3 मतलब होते हैं। या तो आप इसे बोलोगे को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन, हिंदी बोलते हैं संपाती रेखा। या तो आप इसे संपाती रेखा बोलोगे, कोइंसिडेंट लाइन बोलोगे, या आप इसे मेनी सॉल्यूशन बोलोगे। इसको बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन, हिंदी बोलते हैं अनेक हल, अनेक हल। या आप इसे बोलते हो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ये भी एक कंसिस्टेंट होता है, ये भी एक कंसिस्टेंट ही है, बट डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं आश्रित संगत, यहाँ लिख देता हूँ आश्रित संगत। एक्चुअल में इसको भी संगत ही बोलते हैं, केवल संगत ही बोलते हैं, बट आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन में आपको आश्रित संगत मिलेगा। तीनों जब इक्वल होते हैं तो आश्रित संगत होता है, संगत का ही पार्ट होता है ये। तीसरा केस जब 2 इक्वल हो, तीसरा इक्वल ना हो, तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। या तो पैरेलल लाइन बोलिए, या आप बोलिए नो सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन नहीं आ सकता, नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन। या आप इसे बोलोगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो 3 मतलब होते हैं इसके, हिंदी बोलते हैं समांतर रेखा, या तो आप इसे समांतर रेखा बोलिए, ये समांतर रेखा है, या आप इसे बोलिए कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं आ सकता, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। या बोलोगे आप असंगत, असंगत। तो ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, और 100% इस पे कुछ ना कुछ आएगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या आएगा मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल नंबर 15 और 16 जरूर कराऊंगा, या 14 और 15 आपके बुक में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर कराऊंगा, वो जरूर कर लेना। चलिए बेफिलहाल अभी हम बुक के क्वेश्चन करते हैं, और कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको सेम ऐसी क्वेश्चन आ जाएगा जैसे आपके सामने देखिए दिख रहा है। सेकंड का पहला पार्ट देखिए, ये 2 क्वेश्चन दिए हुए ना, ये ऐसे ही पेपर में दे देंगे आपको एज इट इज। ये दे देंगे 5x, मैं लिख देता हूं आपके लिए, एज इट इज आपको दे देंगे ऐसे ही। क्या? 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0, और 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। और फिर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। 4 ऑप्शन कैसे कैसे दे देंगे? ये बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, या तो यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। बी ऑप्शन आपको दे देगा मेनी सॉल्यूशन, कि भाई मेनी सॉल्यूशन होगा। सी आपको दे देगा नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और डी आपको दे देगा ऑल द अबव, कि सारे पॉसिबल है। या तो आपको बोलेगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, या आपसे बोला जाएगा अनेक हल, या आपसे बोलेगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, या सभी। ऐसा करके पेपर में आएगा।
क्या आपको इक्वेशन देके 4 ऑप्शन दे देगा कि इसका यूनिक सोल्यूशन है, मेनी सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन नहीं है, या ऑल द अबव, ऐसे करके पूछेगा आपसे एग्जाम में। तो हम कैसे पता लगे, देखिए तरीका देखिए। पहला क्या है, 5/7, 5/7 इक्वल टू -4/6, -4/6। ये साफ दिख रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है। आप इसे काट भी दोगे 2 और 3 तो भी क्या फायदा, कुछ नहीं, दोनों इक्वल कहाँ है। 5 और 7 और -2/3 क्या इक्वल दिख रहा है आपको, नहीं ना, ये दोनों इक्वल नहीं है ना। तो ये पहला केस है, ये केस नंबर फर्स्ट है। और केस नंबर फर्स्ट में क्या आता था, यूनिक सोल्यूशन, इसलिए हम यूनिक पे टिक कर देंगे, ये होगा हमारा आंसर। समझ रहे हो, ऐसा आएगा पेपर में, आपको 2 इक्वेशन दे देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा केस पॉसिबल है। तो आपने देखा 5/7 और -4/6 ये इक्वल नहीं है, ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो पहला केस है। अगर शुरू के 2 इक्वल नहीं है तो पहला केस है, और पहला केस जो होता है यूनिक सोल्यूशन का होता है, तो हम यूनिक पे टिक कर देंगे, ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया। तो मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा, बाकी में ऑप्शन नहीं लिखूंगा, बस केस याद रखना कि पहला केस है। अब पहले केस में कुछ भी पूछा जा सकता है, पहले केस में कुछ भी, ऑप्शन में ये भी हो सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो पहले अगर केस नंबर 1 पहचान लोगे तो इनमें तीनों में से जो वर्ड आएगा उस पर टिक करना है। तीनों वर्ड लिखा हुआ नहीं आएगा, सिर्फ आपको केस पहचानना है, इन तीनों में कोई एक केस होगा, तो जो भी केस होगा उस पर टिक करना आपको। इन तीनों में से एक शब्द लिखा हुआ मिलेगा, उस पर टिक कर देना, ये हमारा आंसर है। चलिए बेफिलहाल अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, मैं यहीं से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, इसमें ही सॉल्व कर, बुक में ही सॉल्व कर देते हैं। हम बुक में भी सॉल्व कर सकते हैं। 9 1 जा, 9 2 जा, तो 1/2 आ गया, 1/2 लिख लिया मैंने, इक्वल टू 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, तो फिर से 1/2 इक्वल टू 12 1 जा, 12 2 जा, तो फिर से 1/2। तो क्या दिखाई दे रहा है, तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो केस नंबर सेकंड है ये, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड का क्या मतलब है कि ऑप्शन में या तो कोइंसिडेंट लाइन लिखा होगा, या मेनी सॉल्यूशन लिखा होगा, या कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट कंसिस्टेंट लिखा होगा, इन तीनों में से कोई एक लिखा होगा, उस पर आपको टिक करना है। आपने पता लगा लिया कि सेकंड केस है, तीनों इक्वल है। और सेकंड केस में मैं आपको बार बार कह रहा हूं, या तो संपाती रेखा लिखा होगा, या अनेक हल, या आशी संगत, इन तीनों में से जो शब्द लिखे होंगे उस पर आपको टिक करना है, वही आपका आंसर होगा। समझ में आगे कैसा आएगा पेपर में। नाउ इसका अंतिम पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, 6x - 3y + 10, 6x - 3y + 10, 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा 2x - y + 9 इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से इनको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6/2, यहाँ क्या है तो -3, यहाँ पे -3 है, यहाँ -1 है, और इक्वल टू में क्या है तो 10/9, 10/9, 2 1 जा, 2 3 जा, माइनस से माइनस कट गया। देखिए 3/1 इक्वल आ रहा है, 3/1 3 इक्वल आ रहा है, लेकिन तीसरे वाला इक्वल नहीं है क्योंकि कटेगा नहीं, तीसरा इक्वल नहीं है। तो 2 तो इक्वल है, 2 इक्वल है, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है। जब 2 इक्वल हो और तीसरा इक्वल हो, जब 2 इक्वल हो परंतु तीसरा इक्वल नहीं हो, तो ये केस नंबर थर्ड होता है। और केस नंबर थर्ड में क्या, देखिए इधर, जब 2 इक्वल हो तीसरा इक्वल ना हो, जब 2 इक्वल हो और तीसरा इक्वल नहीं हो, 2 इक्वल है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है, तो या तो ऑप्शन में पैरेलल होगा, या नो सोल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इन तीनों में से जो ऑप्शन होगा उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको लिखा हुआ मिलेगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर से वही कंपेयर करना है A1 A2 B1 B2 C1 C2, फिर वही कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वगैरह बताना है। तो आपको जो तरीका सिखा उसको फॉलो कीजिए, आपको जो तरीका सिखाया गया आप उसको फॉलो कीजिए, आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। चलिए पहला बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला देखिए बच्चों, सबसे पहला क्या है हमारे पास, हमारे पास क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और दूसरा है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 7। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है 3/2, 3/2 और 2 3/2 और 2/-3, तो ये दोनों इक्वल नहीं है ना। देखो 3/2 है, 2/-3 है, इक्वल कहाँ है, क्या दिख रहा है एक जैसे, ये दोनों इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है। तो केस नंबर फर्स्ट है, तो केस नंबर फर्स्ट में कोई भी ऑप्शन आ सकता है, उस पर आपको टिक करना है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट आपके पास है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस का 6y इक्वल टू 9। फिर रख के देखते हैं 2/4, 2/4 ये, और -3/6, -3/6 और 8/9, 2 1 जा 2 2 जा, माइनस से माइनस कैंसिल गया,
3 1 जा 3 2 जा, तो 1/2 इक्वल है, देखिए 2 इक्वल आ गए, 1/2 2 इक्वल आ रहे, 1/2 2 इक्वल है, लेकिन तीसरा इक्वल तो नहीं है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो केस नंबर थर्ड हो गया ना। जब 2 इक्वल हो लेकिन तीसरा इक्वल नहीं हो तो केस नंबर थर्ड कहलाता है। अगले पार्ट पे देखिए, थर्ड पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है थर्ड पार्ट, तो मैं आपको थर्ड पार्ट समझा रहा हूँ। देखिए थर्ड पार्ट कैसे होगा, 3/2x मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, 3/2x एक तो ये है, अगला है प्लस का 2y, 3/2x प्लस का 5/3y इक्वल टू 7, ये रहा फर्स्ट। उसके बाद आपके पास है 9x माइनस का 10y इक्वल टू 14, मैं रख के दिखाता हूँ कैसे रखते हैं। 3/2 ये तो पहले ही था, और अपॉन में 9 को ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाई में 9, 3/2 और अपॉन में 9 इक्वल टू 5/3 और मल्टीप्लाई में -10 माइनस है, तो ये दोनों वैसे इक्वल नहीं हो सकता, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है। आप चाहो तो सॉल्व कर लो, आपको सॉल्व करने का शौक है तो कर लीजिए। 3 1 जा 3 2 जा कर भी लिया आपने, 5 1 जा 5 2 जा सॉल्व कर भी लिया, तो फायदा क्या? ये प्लस का और ये माइनस का, देखिए ना साहब ये प्लस के आ रहे हैं जबकि ये माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो सीधी सी बात है इक्वल नहीं हो सकता कभी भी। चाहे सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व कर भी लोगे, 3 3 जा 9, तो ये कुछ भी आ जाए, ये कुछ भी आ जाए बच्चों, और ये कुछ भी आ जाए, मुझे फर्क क्या पड़ेगा? क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि प्लस का और ये माइनस का है, तो जब दिख रहा है प्लस और माइनस, ऑलरेडी प्लस और माइनस अलग अलग साइन है, तो इक्वल नहीं हो सकता, यानी केस नंबर फर्स्ट है, तो केस नंबर फर्स्ट का मैं आंसर टिक कर दूंगा इस क्वेश्चन का। चलिए फोर्थ पार्ट ट्राई कीजिए, जब तक मैं आपको फोर्थ पार्ट नेक्स्ट पेज लाता हूँ, आप फोर्थ पार्ट करिए, मैं फोर्थ पार्ट करने की कोशिश करता हूँ। फोर्थ पार्ट ट्राई कीजिए आप एक बार। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है, 5x माइनस का 3y इक्वल टू 11, ये रहा 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, और आपके पास फिर क्या है, माइनस का 10x प्लस का 6y इक्वल टू -22, तो देखो क्या सॉल्व करेंगे, 5 में -10 आएगा, 5/-10, दूसरा -3 में 6, -3 और 11 में -22, 5 1 जा 5 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 11 1 जा 11 2 जा, तो तीन इक्वल आ रहे हैं ना, 1/2 1/2 1/2, एक माइनस का है, यहाँ भी एक माइनस का है, यहाँ भी एक माइनस का है, तो माइनस ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक माइनस यहाँ भी है तो एक यहाँ भी है तो एक यहाँ भी है, 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल है, पहली बात तो ये 1 2 1 2 1 2 तीनों इक्वल है, तीनों में देखो कहीं ना कहीं माइनस जरूर है, तो केस नंबर सेकंड है, तो हम सेकंड पे टिक कर देंगे, ठीक है। केस नंबर सेकंड के जो ऑप्शन होंगे उस पर टिक कर देंगे। नाउ फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट क्या है, 4/3x, 4/3x मैं लिख लेता हूं, 4/3x आपके पास है 4/3x प्लस का 2y इक्वल टू 8, और दूसरा है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 12। अभी मैंने आपको तरीका बताया था, पहले 4/3 लिख दीजिए, 4/3 लिख दिया आपने, और जो 2 है ये डिवाइड में आ जाता है, 2 तो वैसे भी डिवाइड में लिखना पड़ेगा, 4/3 और डिवाइड में 2, 4/3 डिवाइड में 2 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 8/12, तो 4 1 जा और 2 2 जा 4 और 2 1 जा, तो क्या आ गया ये 2/3 आ गया, 2/3 आ गया, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, 4 2 नहीं 8 4 3 12, 2/3 2/3 आ रहा है, 2/3 आ रहा है, 2/3 आ रहा है, तीनों सेम आ रहे हैं, तो केस नंबर सेकंड है ये, क्योंकि तीनों पार्ट इक्वल है इसके, 2/3 2/3 2/3 तीनों इक्वल है, तो सेकंड का ऑप्शन आएगा, जो भी ऑप्शन होगा वो सेकंड पार्ट का आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में यही कह रहा है आपसे कि बताओ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, और फिर उसको ग्राफिकली बनाओ, तो ग्राफ तो हम यहाँ बना नहीं रहे, हमें तो बस कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है। तो आइए मैं आपको केस समझा देता हूँ, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो, मेन तो आप केस पे ध्यान दो, केस समझ में आ गया तो आप कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट खुद भी डिसाइड कर सकते हो। और क्वेश्चन वीडियो के एंड में मैं जरूर 2 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो पेपर में आएगा इस बार, ध्यान रखना। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 5, और सेकंड आपके पास है 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10, तो यह 1 है, यहाँ 1 है, तो 1/2 1/2 1/2 और 5 1 जा 5 2 जा, यानी 1/2 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल है, तो केस नंबर सेकंड है ये, जिसे हम बोलते थे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट
या कंसिस्टेंट भी बोल सकते हो आप। x माइनस वाई इक्वल टू 8, अगला क्वेश्चन, और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। फिर देखिए यहाँ कुछ नहीं है, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ कुछ है तो 1 है, ये 3 है, तो 1/3, 1/3 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 3, और 8 1 जा 8 2 जा, तो 1/2। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन तीसरा इक्वल तो नहीं है। ये दोनों इक्वल हैं, 1/3 1/3 इक्वल है, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है। तो जब दो इक्वल हो लेकिन तीसरा इक्वल ना हो तो ये केस नंबर 3 होता है, तो हम केस नंबर 3 पे टिक कर देंगे। नाउ अगले पार्ट पे, ये थर्ड पार्ट पे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और 4x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 हो गया, 1/2 इक्वल टू, यहाँ कुछ ही तो 1 है, 1 में -2, आगे जाने की जरूरत नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। 1/2 1/2 और 1/-2 1/-2, तो दोनों इक्वल नहीं है ना, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, देखिए ना माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस का है, इस पे माइनस है, इस पे माइनस का है, तो दोनों इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है, तो केस नंबर फर्स्ट है, तो फर्स्ट के जो भी ऑप्शन होंगे वो टिक करोगे, चाहे वो यूनिक सोल्यूशन हो, चाहे वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, चाहे वो कंसिस्टेंट हो, जो फर्स्ट पार्ट होगा उसका आंसर टिक करोगे। केस को समझिए। अगला देखिए, अगला आपके पास है 2x माइनस का 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 आ गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 आ गया, माइनस माइनस कट गया, इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं, 1 2 1 2, 1 2 1 2, तो दिख रहा है साहब दोनों इक्वल हैं, लेकिन -2 और -5 इक्वल कहाँ है, ये वाला इक्वल कहाँ है, दो तो इक्वल है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है, दो इक्वल है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है, तो ये केस नंबर 3 है, केस नंबर 3 का आंसर आएगा, चाहे वो नो सॉल्यूशन हो, चाहे वो पैरेलल लाइन हो, चाहे वो इनकंसिस्टेंट हो, तो 3 वाला आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन निपटा दिए, सारे क्वेश्चन खत्म। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूं, इनमें से कुछ नहीं आता पेपर में, इनमें से बच्चों कुछ नहीं आता। आपको फिर सर जी आप जो आता है वो कराओ, ये बेसिक क्लियर करता है, ये क्वेश्चन आपको करना जरूरी है ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। आपको जानना है पेपर में क्या आएगा, तो पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, आप ये करके जाओ। आपके पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैं आपको अभी बताता हूं, लीजिए आपके पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 16, ऐसे क्वेश्चन करके जाओ, ये आएगा पेपर में, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, मैं आपको अभी गारंटी देता हूं। चलिए मैं करा भी देता हूं आपको, एग्जाम्पल नंबर 15 नेक्स्ट पेज लेके आता हूं, मैं अगला पेज लेके आता हूं, आप पढ़ लीजिए जब तक क्वेश्चन। एग्जाम्पल 15 16 पढ़िए क्या कहता है। फॉर ईच ऑफ द वैल्यू पी फाइंड करना है आपको, पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज ए यूनिक होता है अद्वितीय, हिंदी बोलता है अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन। तो सर यूनिक सॉल्यूशन क्या बताया था मैंने आपको, यूनिक सॉल्यूशन कौन होता है, केस नंबर 1 होता है, अद्वितीय हल कौन होता है, केस नंबर 1। तो मैं यहाँ पे केस नंबर 1 का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसमें इसको मत देखो, आप इनको मत देखो, इसको देखो, इसमें मैं केस नंबर 1 लगाऊंगा, इसमें मैं केस नंबर 1 लगाऊंगा। केस नंबर 1 क्या था, केस नंबर 1 क्या था, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये था केस नंबर 1, याद होगा आपको। तो A1 जो है वो 4 है, A2 जो है वो आपका 2 है, नॉट इक्वल टू B1 जो है आपका P है, और B2 जो है आपका 2 है, 2 1 जा 2 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, P की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो P आएगा, नॉट इक्वल की जगह नॉट इक्वल ही आएगा, और 2 2 जा 4, तो P इज नॉट इक्वल टू 4, ये आंसर आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इसमें हमें केस का इस्तेमाल करा, देखो क्या लिखा था, यूनिक कौन होता है, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट का मैंने फॉर्मूला लगाया दिया, A1 A2 B1 B2, 2 2 जा 2 1 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, P1 की 1 से करा, P 2 2 जा 4, नॉट इक्वल टू 4, P इज नॉट इक्वल टू 4, ये आंसर आ गया। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 16 करिए, एग्जाम्पल 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, कह रहा है के निकालो, ठीक है, के निकालना आपको जिसके मेनी सोल्यूशन हो, मेनी सोल्यूशन लिखा ना, मेनी सोल्यूशन वाला केस है। तो देखिए मेनी सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, मेनी सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। आपको लिखा हुआ मेनी सोल्यूशन यानी केस नंबर 2,
मैनी सोल्यूशन, अनेक हल, हिंदी बोलते हैं अनेक हल। हिंदी मीडियम परेशान मत हो बना बच्चे, मैं हूं ना आपके लिए। इसे मैनी सोल्यूशन होता है अनेक हल, अनेक हल होता है सेकंड केस। तो सेकंड केस के लिए फॉर्मूला होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब A1 क्या है तो K अपॉन में 12, K अपॉन में 12, तो यह आ जाएगा K अपॉन में 12, एक तो ये आ गया K अपॉन में 12 आ गया, K अपॉन में 12 और 3 अपॉन में K, 3 अपॉन में K, 3 अपॉन में K इक्वल टू 3 अपॉन में K। अब हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें बाकी की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो, दो से ही आंसर आ जाता है, तीसरे की जरूरत पड़ती नहीं कभी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, K की मल्टीप्लाई K से करोगे K स्क्वायर हो जाएगा, और 12 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 36 हो जाएगा। और हमें पता है स्क्वायर जो होता है वो अंडर रूट बन जाता है, 36 अंडर रूट प्लस माइनस बाहर लिखते हैं, K की जगह K प्लस माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एज पर माई पर्सनल व्यू, जो आपको एग्जाम है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम्पल नंबर 15 और एग्जाम्पल नंबर 16 ये मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। यही आता है एग्जाम में, और यही आता का मतलब ये नहीं कि आप सोच के बैठो यही आएगा, प्रभु यही नहीं आएगा, इनके जैसा आएगा। कभी आप सोच के बैठो मम्मी मजा आ गया, पापा मजा आ गया, सर जी ने कह दिया यही आएगा, रट्टा मार के बैठ गए, आंसर याद कर लिया आपने, तो ये चीज गलत है ना। सरकार ये थोड़ी कहती है मैथ को रटो, समझो, इनके जैसा आएगा, डिजिट बदल के आएगी। आपको चीजों को समझना है। यूनिक सोल्यूशन केस नंबर 1, केस नंबर 1 का फॉर्मूला, मैनी सोल्यूशन केस नंबर 2, केस 2 का फॉर्मूला, तो इनके जैसा आएगा, ये नहीं आएगा, इनके जैसा आएगा। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आज हमने क्या क्या करा बच्चों, 3.1 कर लिया, 3.2 कर लिया, और एग्जाम्पल नंबर 15 और एग्जाम्पल नंबर 16 कर लिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये जरूर कर लेना एग्जाम की तैयारी के लिए। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में रिवीजन के साथ। अब मिलूंगा मैं एक्सरसाइज 3.3 के रिवीजन के साथ। तब तक आप सबको नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और मेहनत से पढ़ते